नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान का वन लाइनर देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज से बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वीडियो आएगा। तो आइए पहले चैप्टर देखते हैं। कौन सा है? तो वह है कोशिका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य, और इससे जुड़े जो है प्रमुख एमसीक्यू दिया हुआ है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वन लाइनर से। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो है कोशिका। क्या है? कोशिका। अब कोशिका की खोज की गई है, कोशिका की खोज की गई है तो रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में खोज की गई है, कोशिका की खोज की गई है। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने 1838 ईस्वी में किया था। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने खाली स्थान को देखकर कोशिकाओं की खोज की थी। किसे देखकर रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी? तो कॉर्क के टुकड़े को देखकर जो है वो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की। मुख्य रूप से कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक में जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में कितना पाया जाता है? 80S राइबोसोम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम और इसमें यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो मीसोसोम करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य जो करता है वो मीसोसोम करता है। जंतु एवं वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जंतु एवं वनस्पति में कौन सी कोशिका? तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिसमें 80S होता है। क्या है? 80S होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होता है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को सम्मिलित किया गया प्रोटिस्टा जगत में। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में किया गया है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में? तो वो है न्यूक्लियस के नाभिक में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस नाभिक में होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। संसार की सबसे छोटी कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा है। मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका है तो वो है अंडाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो वो है अंडाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो वो है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है। अगला देखते हैं वन लाइनर कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। यहां पर जो ये दिया हुआ है 5 वन लाइनर वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न जरूर रहता है कि सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा, संसार के सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। लेकिन सबसे लंबी कोशिका अगर पूछ दे तो तंत्रिका कोशिका होगा। यानी सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका दोनों अलग अलग होता है। यही कंफ्यूजन कराता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं? यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो वह है स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने? स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो वो होता है नाभिक होता है। क्या है? नाभिक। कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका का फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है केंद्रक। क्या है? केंद्रक करता है। किस कोशिकांग की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो वो है केंद्रक को। क्या है? केंद्रक को। किस कोशिका में नाभिक नहीं होती है? किस कोशिका में नाभिक नहीं होती है? तो लाल रक्त कोशिका में जो है वो नाभिक नहीं होती है। लाल रक्त कोशिका में जो है वो कोशिका नहीं होती है। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो ये पौधे की सेलुलोज भित्ति जो है किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो वह है पौधे की। और पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज कहा जाता है। क्या है? सेलुलोज कहा जाता है। कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है? कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है? तो वो है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति।
कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो होती है बनी होती है किसकी, तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है और पौधे में कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो कार्ल बेंडा ने दिया था। कार्ल बेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो एटीपी से। क्या है, एटीपी से। एटीपी का पूर्ण रूप भी पूछा जाता है कभी कभी। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है, क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी होता है तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है, तो वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंगों यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा एक अर्धपरागम्य है, कोशिकांग अंग को जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली में कौन सा एक है जो अर्धपरागम्य है, तो वो है कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से बनी है, लिपिड एवं प्रोटीन से। किस प्रक्रम के द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पर आ जा सकते हैं, किस प्रक्रम के द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पर आ जा सकते हैं, तो वो है विसरण। क्या है, विसरण। नेक्स्ट है, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रसारण दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या होगा, फूलेगी। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रसारण दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या होगा, फूलेगी। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है गोल्जी काय को। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना। कोशिका के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि को क्या करना है, पैकेजिंग करना। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव द्रव का नामकरण किया था, जीव द्रव का नामकरण किया था, तो पुरकिंजे ने। किसने, पुरकिंजे ने। किसे जीवन का भौतिक आधार माना है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्मा को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, यह किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है, जीव द्रव, तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है, कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम के कहा जाता है। और किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसी कोशिका में का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है, तो वो है लाइसोसोम। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकारक की तरह कार्य करता है, कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है, तो वो करता है लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो राइबोसोम में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, तो वह है प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का। कोशिका के 4 अवयवों में कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक, लवक है, इनमें से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं, तो वो जो है क्या है, लवक। क्या है, लवक जो है वो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, 3 तरह के लवक पाए जाते हैं। उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये काफी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है पादप कोशिका का रसोई घर।
क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। सिर्फ पादप कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो वो है तारकाय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो पशु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। आनुवंशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? आनुवंशिक विज्ञान का जनक या जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो जोहान ग्रेगर मेडल को, जोहान ग्रेगर मेडल को। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया तो सूटन एवं बोबेरी ने, सूटन एवं बोबेरी ने। क्रोमोजोम्स खाली स्थान से बना है तो डीएनए तथा प्रोटीन से बना है। क्रोमोजोम्स जो है वो डीएनए तथा प्रोटीन से बना है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 46 होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? अगर क्रोमोजोम्स पेयर पूछ दे तो 23 पेयर होते हैं, संख्या पूछ दे तो 46 टिक लगाना है। बहुगुणिता पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है? बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो क्रोमोजोम्स की संख्या में। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का शीर्ष भाग खाली स्थान कहलाता है तो टेलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। लिंग गुणसूत्रों के कौन सा संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? लिंग गुणसूत्रों के कौन सा संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? तो अगर XY है तो वो नर है। और मादा संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XX। अगर XX है तो क्या है? वो मादा संतति है। अगर XY है तो नर संतति है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया था। कब किया था? तो 1953 में। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया था 1953 में। आनुवंशिकता की इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई जो है वो जीन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भी पूछ लिया जाता है कब मिला था? 1968 में मिला था। अगला है जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में। कहाँ? गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या है? उत्परिवर्तन। डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक खाली स्थान बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती है, वो है क्या है? हाइड्रोजन। डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? डीएनए में जो है वो कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो वो यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो आरएनए में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने, आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? डीएनए के एक अणु के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार होता है प्लस पेंटोज शर्करा होता है प्लस फास्फेट होता है। नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट होता है। हमारे जीन खाली स्थान से बने होते हैं, हमारे जीन खाली स्थान से बने होते हैं तो वो डीएनए से बने होते हैं। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? थाइमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? तो स्मॉल आर आरएनए। पपीता का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? पपीता का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन। पपीता में पीला रंग कैरिका जैंथिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। सेब का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन। कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो मेलेनिन, मेलेनिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, मानव त्वचा के रंग प्रदान करता है मेलेनिन। पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है कहाँ? तो वो है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की। क्या है? इवानोवस्की ने विषाणु के और जीवाणु के ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर जो है लागू नहीं होता है? तो वो है विषाणु पे लागू नहीं होता है कोशिका सिद्धांत।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो नॉल तथा रुस्का ने। एकल कोषीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एकल कोषीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है, सहायक कोशिकाएं कहलाते हैं। सहायक कोशिकाएं। कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो वह है स्वपोषी। प्रदीप्ति होने पर कौन सा सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? प्रदीप्ति होने पर कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो वह प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक खाली स्थान की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं, वह है पश्चाभ। क्या है? पश्चाभ। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक कौन है? वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है वो कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड है। अब पराबैंगनी किरणों से हम लोग को कौन बचाता है? तो वो बचाता है ओजोन लेयर। क्या है? ओजोन लेयर, O3। क्या है? O3, जिसे ओजोन लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि बहुकोषीय जीव खाली स्थान द्वारा वृद्धि करते हैं, तो कोशिका विभाजन के द्वारा जो है वो वृद्धि करते हैं। शरीर में लगी चोट को मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण। क्या है? केवल समसूत्रण। खाली स्थान कोशिकीय पूर्ण सतर्कता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हैबरलैंड। क्या है? हैबरलैंड कोशिकीय पूर्ण सतर्कता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो रंध्रों को खोलना तथा बंद करना। कोशिका की रसधानियां चारों ओर से एक अर्धपरागम्य झिल्ली से घिरी रहती है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। कोशिका की जो रसधानियां चारों ओर से एक अर्धपरागम्य झिल्ली से घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब आइए देखते हैं कोशिकांग और उसके खोजकर्ता, जो काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न इससे कई बार जो है वो पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक कर। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान दीजिएगा, कोशिका के रॉबर्ट हुक, केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका झिल्ली का खोज रॉबर्ट हुक ने। क्या है? रॉबर्ट हुक ने। राइबोसोम की खोज जॉर्ज प्लाडे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने। क्या है? कोलिकर ने। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो जो है वो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किया है। लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो क्रिश्चियन डी डूबे ने। प्रोटोप्लाज्मा की खोज J.E. पुरकिंजे ने। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने। लबक की खोज हाइकेल ने। क्या है? हाइकेल ने। और अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पॉटर ने। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े प्रमुख जो है MCQ। पहला MCQ जो है वह है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें जो है वो लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, छिपकली में जो है वो लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है अंतर्द्रव्यी जालिका के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के। अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम के जो है सबसे अधिक भूमिका है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस कहते हैं। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है और इसका सही आंसर हो जाएगा B, जीन्स का चित्रण। जीवों में जो है वो क्या है? आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। कैसे ले जाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा B, क्रोमोसोम्स के द्वारा। क्या है? क्रोमोसोम के द्वारा ले जाया जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। अगला है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा D, DNA। क्या है? DNA जो है उत्तरदायी है आनुवांशिक लक्षणों के। प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा C, बारबरा मैक्लिंटॉक ने। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है रिपीट करके। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन।
डीएनए में मौजूदा शर्करा होती है, डीएनए में मौजूदा शर्करा होती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, डिऑक्सीराइबोस। क्या है? डिऑक्सीराइबोस होता है। अब फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? तो फलों में जो है फ्रुक्टोज पाया जाता है। राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं, आंसर हो जाएगा आरएनए में। क्या है? आरएनए में। किसी भी जाति में गुणसूत्र संख्या, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो है वो स्थिर रहती है। क्या है? स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। किस कोशिका अंगक से? तो गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम के आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता का भी, बलात्कारी का भी और चोर का भी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी का। संरचनाओं के कौन सा युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन सा युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, अंतद्रव्य जालिका और कोशिका कला। अंतद्रव्य जालिका और कोशिका कला। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है लाइसोसोम। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या करता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब अगर वो फट गया तो वो एटम बम की तरह जो है वो वर्क करेगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। लाइसोसोम जो है वो क्या करेगा? तो वो कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन स्थल है। गोल्जी उपकरण जो है वो पुटिकाओं में उत्पादों को भंडारण, सुधार एवं पैकेजिंग करते हैं। पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण, सुधार एवं पैकेजिंग। और अंतद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन करते हैं। कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 17 के सी हो जाएगा। 18 का है डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका। क्या है? कोशिका। निम्नलिखित में से किस एक कोशीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। किस एक कोशिकीय कोशिकांग में डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 20 का ए। यह था आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया रेलवे विज्ञान में बायो। चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।